एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबली डिसॉल्व करें। और अगर बात इलेक्शन की थी, जिस तरह मैंने कहा, तो फिर ये ऐवान में आते। जनाब स्पीकर, मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। ये हाउस खुद फैसला करेगा। हमें शफाफ इलेक्शन कराने हैं, कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। मैं कमेटी बना सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमें मरूब कर लोगे, ब्लैकमेल कर लोगे, डिक्टेशन दोगे, तो अपने घर में दो। इस ऐवान को मत दो ये डिक्टेशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में शामिल होंगे इम्तियाज़ गुल साहब, डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा और साथ हासिल रहेगा सलमान आबिद साहब का। बैकडोर राब्ते और कोशिशें रंग ले आएँ और मुल्क सियासी कशीदगी के नतीजे में मुमकिन खतरनाक तसादुम से बच गया है। जारहाना मिजाज रखने वाले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने धरने का आज़म लिया, रुकावटें हटाकर इस्लामाबाद पहुँचे और गैर मुतवक्के तौर पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। इमरान खान ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया कि वो 6 दिन में असम्बलियाँ तहलील करें और इलेक्शन की तारीख दें। अगर 6 दिन में इलेक्शन की तारीख ना दी गई और असम्बलियाँ तहलील ना की गई तो दोबारा 20 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद आऊँगा। इमरान खान के ऐलान के बाद हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे एक दूसरे की शिकस्त करार दे रहे हैं। हुकूमती अरकान ने साबिक़ वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुल्क में इंतशार फैलाकर इस्लामाबाद से फरार हो गए। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए 6 दिन के अल्टीमेटम को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान को मुखातिब करते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि हुकूमत को डिक्टेशन ना दें। इलेक्शन कब होने हैं फैसला पार्लियामेंट करेगी। अब वज़ीर आज़म ने PTI की पेशकश की बातचीत के दरवाजे हमारी तरफ से खुले हैं, ये उनकी तरफ से पेशकश की गई और साथ ही साथ ये भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमारा सबसे पहला सवाल ये कि इमरान खान इस्लामाबाद आए, गैर मुतवक्का तौर पर वापस चले गए, वजूहात क्या हैं? मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, सबसे पहले मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। हमने देखा कि कल सारा दिन सुबह से ही आवाम सड़कों पर भी निकली, मार कुटाई भी हुई, बहुत सी जगह ऐसी जहाँ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश हुए। रात गए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद पहुँचते हैं, खिताब करते हैं, धरने का ऐलान देकर यहाँ से चलते हैं, लेकिन धरना दिए बगैर चले आते हैं। 6 दिन का अल्टीमेटम, इसके पीछे वजूहात क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मदीहा। सबसे पहले तो जो आपने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में बात की कि एहतजाज ख़त्म कर दिया, ये ख़त्म नहीं किया, हमने इसमें ब्रेक दी है। और ये इस चीज़ को कप्तान के सरप्राइज़ के लिए वैसे हर एक को तैयार रहना चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस फैसले को हम सारे इसलिए कदर की निगाह से देखते हैं कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की और एक ट्रू स्टेट्समैन का रोल अदा किया। और दूसरे जो जितने भी अनासिर हैं, ये उनको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए अगर बार बार जिम्मेदारी का मुजाहरा, सब्र का मुजाहरा वो कर रहे हैं, तो बाकियों को भी शर्म और लिहाज होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि कल तारीख की बदतरीन रियासती दहशत गर्दी की जो एग्जाम्पल आप सब लोगों ने, मीडिया ने देखी, मीडिया की आंख ने सब कुछ देखा कि किस तरह से ये जो गुल्लू भट्ट थे, ये जो रियासती दहशतगर्द थे, और मुझे नहीं पता ये सिविल कपड़ों में PMLN के गुंडे थे या कौन लोग थे, सबके चेहरे, फुटेजेस सब कुछ मौजूद है, जिन्होंने हमारी गाड़ियां तोड़ी, औरतों के ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे वर्कर्स को, हमारे 5 से 6 लोग शहीद हो गए, बहुत सारे सीरियसली इंजर्ड हैं। और ये जो इन्होंने थाना भरने का जो कल्चर और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह से पमाल किया, वो आप सब लोगों ने देखा। हमारे घरों के बाहर, मेरे अपने घर के बाहर नाका लगा के बैठे रहे और हमारे बच्चों को स्कूल जाते हुए भी पीछे वीगो डाला, उनको फॉलो करते रहे। इन सारी चीजों का मकसद क्या है? मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि हम पुरअमन सियासी लोग जरूर हैं, लेकिन जब आप किसी के लिए किसी को बंद गली में धकेल देंगे, वो चाहे जितना मर्जी अमन पसंद है, उसको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा बहालते मजबूरी। और कल आपने देखा कुछ लोगों ने बड़े दावे किए थे, जिसमें एक वो जिस इंतशार वजीर जिसको जेल के अंदर होना चाहिए, मंशियात फरोश, ये जो क्रिमिनल 14 लोगों का कत्ल मॉडल टाउन का उसके मुंह को लगा हुआ है, और 22 बंदे वैसे आबद शेर अली ने और उनके वालिद साहब ने बताए। लिहाजा जब रियासत
और जब हमारे जो इस मुल्क के इदारे हैं ऐसे मुजरमों को पटा डालेंगे, सजाएं देंगे, तो दोबारा वो इस तरह की कल की जो बर्बरियत है उसके मुजाहरे कौम ना देखती। कल जिस तरह कश्मीर के अंदर मनाजिर थे उससे कम तो नहीं थे, ज्यादा ही होंगे जितनी शेलिंग की गई। और शेलिंग वो कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले लोग थे? हम कौन लोग थे? हम पाकिस्तानी थे, पर हमारा राइट है एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज। सियासी जमातें क्या करती हैं? वो जो कांपे टांग गई वाला लेके आया था, और हमारे दौर में मौलाना आया, PMLN वो जो सियासी यतीम है, वो तस्वीर लेके कभी लूर लूर फिरती थी इधर उधर, जिसके जलसे में कोई तकरीर सुनने नहीं आता, और हजीमत मटाने के लिए ये अपने जलसों में खुद ही कुदरती बारिश के साथ साथ माशाल्लाह से ये टैंक खोल देते हैं, पानी जाया करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल की जो तारीख गवाह रहेगी और पाकिस्तानियों के ज़हनों में ये मनाजिर नक्श हो गए हैं, तो ये नफरतों को और ये जो तफरीक है, ये जो डिवीजन है, ये जो डिवाइड है, इसको ये इतना ज्यादा गहरी लाइनें ना खींचे कि जो जैसे पाकिस्तान के साथ पहले हुआ। हमारा जमहूरी और आईनी हक है, उसको हम एक्सरसाइज करने के लिए निकलेंगे। इन्होंने गाड़ियां तोड़ी, कभी दरख्तों को आग लगा रही थी इस्लामाबाद पुलिस, आपने देखा, उसकी भी पहले हमारे ऊपर ब्लेम कर रहे थे, यानी कि हम अपनी गाड़ियां भी खुद तोड़ रहे हैं। और एक मजे की बात मदिया सुनो, कल इन्होंने मेरे ऊपर, जमशेद चीमा साहब के ऊपर, जुबैर न्याजी और हसान न्याजी के ऊपर लिबर्टी के जो बाहर इमलाक और पता नहीं मैं और मुझे पता चला है कि शायद अब हम डाकू डिकेत भी हो गए कि हम लोगों से इनकी जो पुलिस की नफरी है जो शेलिंग कर रही थी छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है वो क्यों दिया गया है? 6 दिन की तारीख भी, मतलब 6 दिन की भी मोहलत क्यों दी गई है? देखें, वो इसलिए दी गई है कि हम कम अज कम, होता क्या है जी, यहाँ पे एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एलीट, और मैं बड़े अदब के साथ कहती चलूं, हर तरह का हमें गोलियां लग रही हैं हमारे ऊपर। अब मैंने, जैसे आपने मेरी बात वेल लेफ्ट कर दी भी, मैं एक खातून हूं, मेरे मियां इस मुल्क के टैक्स पेयर हैं, हमारे खिलाफ ये पूछा जाए कि इन्होंने किस चक्कर में कल पर्चा किया है, हमारे ऊपर ही तशद्दुद, हमारे बच्चों के ऊपर शेलिंग, हमारे गाड़ियां तोड़ी, और ऊपर एफआईआर भी हमारे ऊपर कि हम दहशतगर्द हो गए, और अब मैं औरत भी होके मैं माशाल्लाह से पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर रही हूँ। कोई एक फुटेज तो होगी ना, मीडिया मौजूद था, कोई सबूत तो होना चाहिए ना। इस मुल्क के अंदर के जंगल का कानून है कि किसी के ऊपर हम कोई भी एफआईआर कर देंगे। मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कि 6 दिन भी इधर, हम भी इधर, जो भी फैसला आएगा वो कौम देख लेगी। कल को कम अज कम, क्योंकि मीडिया में एक मैराथन ट्रांसमिशन ये भी चल जाती है जी, ये इनको भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, इसका फायदा इंडिया उठा लेगा, वही लगे बंधे फिक्रे जो सब बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर ये इंतशार फैला रहे हैं। तो सबको आज दिल जिगर ठंडा हो गया, वक्ती तौर पर चाहे जो मर्जी ये शादियाने बजा लें कि जी हमारी जिम्मेदारी का एहसास तो इन्होंने तो कहा था, सभी को करना चाहिए। हम सभी पाकिस्तान के लिए निकलते हैं, हम सभी पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, तो जिम्मेदारी का एहसास तो सभी को करना चाहिए। डॉक्टर इरफान साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। हमने देखा कि कल सारा दिन जो भी कुछ होता रहा, 6 दिन में असेंबली तहलील करने और तारीख का, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इमरान खान साहब जब भी जलसा करते थे तो कहते थे जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं लेंगे हम नहीं जाएंगे। अब एक बार फिर उन्होंने कह दिया कि 30 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद आऊंगा। क्या हुकूमत इन 6 दिनों के अंदर असेंबली तहलील करने और नए इंतखाबात का ऐलान कराने की पोजीशन में है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये वाली बात की है कि ना हम असेंबलियाँ तोड़ रहे हैं 6 दिन में, ना ही हम इलेक्शन का डेट दे रहे हैं। अगर किसी ने हमसे बातचीत करनी है तो ऐवानों में आके हमसे बात कर ले। हम सियासी लोग हैं, बातचीत का दरवाज़ा हमेशा हम खुला रखते हैं, और वो हमारा भी खुला हुआ है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि कोई जत्था लेके आ जाएगा और वो इस्लामाबाद पे यलगार करेगा, वो जो है वो पुलिस वालों पे गोलियां चलाएगा, वो जो है वो आवाम को गुमराह करेगा, आवाम को कहेगा डी चौक पे जाओ और खुद जिन्ना एवेन्यू से भाग जाएगा, तो ऐसा कोई आदमी अगर करेगा तो वो तो उसकी तो बात, अगर हमने कराना भी होगा ना इलेक्शन, हम नहीं कराएंगे। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ। और जहाँ तक बात रह गई इमलाक को तबाह करने की, आप मुझे बताएं, कल इन्होंने ब्लू एरिया में आग लगा दी इनके लोगों ने। कल इन्होंने जो चाइना चौक पे ट्रेन स्टेशन है मेट्रो का, उसका क्या वो तो सारे पाकिस्तान का है ना, उसको आग लगा दी इन्होंने। जो है वो उधर ये इंटरचेंज है इस्लामाबाद के पास, उसके बाद एक वो है छोटा सा जंगल है, उधर आग लगा दी दरख्तों पे। वो तो ये भी कहते हैं ना कि आंसू गैस की शेलिंग से बचने के लिए उन्हें धुएं की जरूरत थी, इसलिए आग लगानी पड़ी। आप लोगों की जानिब से इतनी ज्यादा आंसू गैस की शेलिंग की क्यों गई? देखें, ये पहली बात तो ये है कि ये आप किसी
जो केमिस्ट्री वाला बंदा है उसको बुला लें, जो साइंस को समझता है। ये कोई अकल का अंधा ही होगा जो कहेगा कि जी हमने आग लगा दी टीयर गैस से। आग से जो धुआं उठता है वो भी आप ब्रीदेबल नहीं होता, तो जो टीयर गैस वाला है वो भी ब्रीदेबल नहीं होता। तो इसका कोई असर पैर होना चाहिए ना दलील का। ये आज मैं एक और जगह पे भी बड़ी एक जगह पे भी मैंने सुना और मैं सर पकड़ के बैठ गया कि पता नहीं कैसे कैसे लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। तो फिर जहाँ तक बात रह गई अपना राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर कत्ल केस की, तो मुझे ये बताएं कि अगर राना सनाउल्लाह साहब ने इतने सारे कत्ल किए तो उन पर फिर ये जाली नारकोटिक्स का केस क्यों डाला था? उन पर वो कत्ल का जो है वो डालते। और जहाँ तक जो है वो शेर अली साहब की बात है, तो वो जो इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं, मैं फिर वो टीवी पे बताऊं तो फिर वो जो है लोगों को मसला होगा। अगर आप उनकी इतनी बात मानते हैं तो फिर वो भी बात माने जो वो इमरान खान के बारे में कहते हैं। तो जहाँ तक बात रह गई मरीम नवाज साहिबा के जलसों की, तो पाकिस्तान में आप उठा के भी देख लें, हमारा कोटला का गुजरावाला का जो गुजरात का जो जलसा था वो हमारा कितना बड़ा था, हमारा सरगोजा का जलसा कितना बड़ा था। मरीम नवाज साहिबा ने इन जलसों को लीड किया। तो ये कह देना कि जी कोई अगर आपको नहीं नजर आ रहे अवाम, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। ठीक है इम्तियाज़ गुल साहब, हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत को एक बार फिर 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से। आपको लगता है, सबसे पहली बात तो ये कि वो कल अचानक इस तरह से वापस क्यों चले गए हैं? एकदम से तो पहले धरने की बात करते थे, फिर एकदम धरने से जो अपना बयान है उसे वापस ले लेना और चले जाना, फिर 6 दिन की मोहलत दे देना। क्या इस पोजीशन में हुकूमत है कि 6 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख दे सके? और अगर हुकूमत 6 दिन में यही इलेक्शन की तारीख फिर नहीं देती है, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी? देखिए, जो आखिरी सवाल आपने पूछा ये तो आपको तहरीक इंसाफ से ही पूछना पड़ेगा, उसके रहनुमाओं से। तो अगर उनके मुतालबे न माने गए तो उनका फिर अगला लाएअमल क्या होगा। जहाँ तक बात है कि उन्होंने यहाँ आके धरना नहीं दिया और एक तकरीर करके चले गए, तो उसमें हो सकता है कि जो मकसद वो हासिल करना चाहते थे धरने के ज़रिए, वो उनको एक तकरीर और एक ही दिन के मार्च के ज़रिए हासिल हो गए हों। अब इसका पता चल जाएगा आइंदा 2-3 दिनों में कि किसने कितना कंसीड किया है, और क्या इमरान खान और उनके साथी जो मिशन लेके चले थे, जो उन्होंने उसको नाम दिया कि हकीकी आज़ादी मार्च है, तो क्या वाक़तन असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी और क्या वाक़तन उनको नए इंतखाबात की डेट मिल जाएगी? तो मेरा ख्याल है अगले 3-4 दिन में पता चल जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा हमें। ठीक है सलमान आबिद साहब, कल हमने देखा कि बात ये भी सामने आ रही थी कि हुकूमत के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मुआहदा भी हो रहा है, लेकिन दोनों जमातों की जानिब से उसकी सख्ती से तरदीद भी कर दी गई। लेकिन कल सारा दिन जो प्रैक्टिस हुई और उसका नतीजा जो निकला, एंड पर आकर सब चीज़ें स्मूथली ख़त्म हो गई, क्या ये उसी मुआहदे की वजह से तो नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत के दरमियान और अपोजिशन जमातों के दरमियान कोई मुआहदा हुआ है। लेकिन ये बात तो देखिए सबको नज़र आ रहा है कि जिस अंदाज से इमरान खान साहब ने अपना लॉन्ग मार्च ख़त्म किया है और धरना देने से इनकार किया है, और वो भी सुबह 7 बजे, तो इसका मतलब है ये अमल किसी सियासी तनाई में नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं तो हुई है, और वो आपको पता है, मुझे भी पता है, हम सब जानते हैं कि कहाँ अंडरस्टैंडिंगें होती हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि देखिए, बात यह है कि मिसाल के तौर पे आपने सवाल पूछा कि जी अगर 6 दिन में असम्बलियाँ तहलील नहीं होती, तो इसका मतलब है वो इमरान खान के पास तो वो ऑप्शन दोबारा ओपन है ना, वो फिर बाहर आ जाएंगे सड़कों के ऊपर, वो फिर मुजाहरे करेंगे, फिर वो एहतजाज करेंगे, फिर वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ आज के इसके उस कॉन्टेक्स्ट में किसी की हार और जीत नहीं हुई है। बुनियादी तौर पर गेंद जो है ना वो डी के अंदर आ गई है, हॉकी खेल के अंदर। अब वहाँ से प्लेंटी स्टोक लगना था। अब वो प्लेंटी स्टोक जो है वो हुकूमत के पास इख्तियार है। जैसे अफनान साहब कह रहे हैं कि हमने तो इलेक्शन नहीं कराना, तो ये ठीक है, उनका राइट है, वो इलेक्शन ना कराएं, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने आप भी कहा है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही बहुत सी वॉइसेस आ रही हैं जो कहते हैं कि हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। तो एक ये तजाद हमें नज़र आ रहा है, और देखेंगे कि ये तजाद किस तरीके से आगे बढ़ता है और क्या वाकई अर्ली इलेक्शन जाएंगे। अब कल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो जो IMF के साथ मामला तय होने थे, अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं हो सके। अब उन्होंने कहा जी कि देखिए आपको हम किस्त देंगे, लेकिन पहले आप जाएं और तेल की कीमतों में इजाफा करें, जो कहा गया, वो भी किस्तवार नहीं, 2 किस्तों में नहीं, एक ही दफ़ा आपको वो करना पड़ेगा, और साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफा करें। अब वो मुफ्ता इस्माइल साहब वहाँ से वापस आ गए हैं। अब हुकूमत जो है, जैसे अफनान साहब ने भी कहा और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि जी हमें मईशत को संभालना है। भाई मईशत तो बाद में संभलेगी, पहले आपको ये कड़वे फैसले इमीडिएटली करने हैं।
अगर आप ये करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे ना, अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर ये मामलात किसके पास जाएंगे, कौन करेगा, फिर ये निगरान हुकूमत करेगी, कौन करेगा। तो इसलिए ये सवालात भी अपनी जगह अहम है। और देखिए बात ये है, इमरान खान साहब, मैं आज शहबाज शरीफ साहब का एक बयान सुन रहा था, बड़ा मजाका खेज था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी के घरों में छापे भी नहीं मारे गए। अब ज़रा हम सब मीडिया के लोग हैं, हमें पता है कि किन किन घरों में छापे पड़े हैं, कौन कौन लोगों को किस तरीके से हरासा किया गया है, और कितने लोग। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने, अगर वो शायद अपने वज़ीर दाखिला से पूछ लेते तो वो टीवी पे कह चुके हैं कि हमने इतने लोगों को गिरफ्तार किया है जो रियासत के मामलात को रिट को चैलेंज कर रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद अभी भी बहुत से लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं, फिर जिनके घरों में छापे मारे गए रात के 1:30 बजे, वो भी हमारे सामने है। तो मसला ये है कि हम ये जो जिस किस्म के इस वक्त माहौल बना दिया है, मैं तो इसलिए इस बात का हामी हूँ, इमरान खान साहब ने जो भी फैसला किया है वो इस लिहाज से दुरुस्त है कि कम से कम एक टकराव की जो कैफियत बनने वाली थी। अब देखिए ना, उन्होंने वहाँ पे फौज को तलब कर लिया था 245 के कॉन्टेक्स्ट में, फिर वहाँ पे पुलिस भी थी, फिर ये मुजाहिरीन भी थे, तो एक क्लैश का खतरा तो था ना। उस क्लैश से बचने के लिए ये जो इस वक्त एक फैसला सियासी कुव्वतों नहीं करना है, हुकूमत ने करना है, अपोजिशन ने करना है, और जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मिलकर कर लें, कमेटी बना लें। आज असद उमर साहब ने कहा जी कि हम करने के लिए तैयार हैं, बैठने के लिए भी तैयार हैं, पहले आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें। तो ये इन 6 दिनों के अंदर अंदर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिसके जरिए आपका मुस्तकबिल का मंजरनामा जो है वो तय होगा कि हमें अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना भी है, और जाएंगे तो किन शराइत पर जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सारा मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस होना होगा। तमाम सियासी पार्टियां हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुसर्रत साहिबा, आपसे ये सवाल है कि आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म इजहार ख्याल करते हुए ये ऐलान करते हैं कि ऐवान फैसला करेगा कि इलेक्शन कब कराने हैं। अगर 6 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का ऐलान नहीं होता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली क्या होगी? देखिए नबीला, हमारे पास हमारी पहली और आखिरी हिकमत अमली यही है, स्ट्रेटजी यही है कि हम आवाम की अदालत में जाएंगे। हम ये जमहूरी और आईनी हक को एक्सरसाइज करेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन है तो आप मुझे बता दें। इस मुल्क के इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को तो हम ऑलरेडी कह रहे हैं, हम कहेंगे जो लीगल ऑप्शंस होंगी उनके साथ साथ हमारी एक ही ऑप्शन है, वो जमहूर, अवाम। और मैं ये बताऊं कि ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इनको लगता था कि ये हमारी जो मम्मी डैडी पार्टी है, कल इन्होंने अपना सारा जोर आजमा लिया। इनका जो प्लान था वो ये था कि हम देखेंगे, फिर यही सब कुछ होगा। और क्या 5 दिन के बाद आपकी अवाम की जो तादाद है वो इससे दुगनी होगी? देखें मेरी बात सुने, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जुल्म और जबर आजमा के देख लें और हमारा सबर भी देख लें। हमारे पास और क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी जमात है, क्या वो घर में बैठ जाए? क्या वो अपने जमहूरी जितनी भी बाकियों को जो हकूक अवेलेबल है, क्या वो हमें अवेलेबल नहीं है? तो हम उनको, मुझे ये बताएं, जो कराची के लोग थे, मैं 2-3 सवाल रखती हूँ। कराची के पुरअमन लोग वहां पे बैठ के क्या कर रहे थे? क्या कल हम लिबर्टी में पहली दफा निकले हैं शाम को? हम तो हर वीकेंड पे जाते रहे। कल क्यों बच्चों के ऊपर शेलिंग की गई? कल क्यों कराची में सीधी गोलियां मारी गई? कल क्यों हमारे बच्चों को रावी के पुल से नीचे गिराया गया और हमारा एक फैसल अब्बास शहीद हो गया, दूसरा बहुत सीरियसली जख्मी है, 2 लोगों को पुलिस ने धक्का दिया। मेरा ये कहना है कि ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पब्लिक की पावर को। कल इन्होंने जब शेलिंग की तो बुजुर्ग खवातीन अपने बच्चों के साथ फैमिलीज आई हुई थी, वो दोबारा आई। और जब इन्होंने शेलिंग की, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ये शेलिंग करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद नबीला हम जरा रिलैक्स हो गए कि कल हम आराम से निकलेंगे। अभी हमें तो नहीं पता था कि इसको हम आगे 6 दिनों के लिए लेके जाएंगे। हमने अपने वर्कर्स को हौसला हिम्मत दी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्पीच की, मैं सारा दिन की मारे खा खा के शेलिंग सह सह के तो हम थके हुए थे। वो लेफ्ट, मैं घर आती हूँ, टीवी देखती हूँ तो पता चलता है जी शेलिंग कर दी, क्योंकि हमने बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट किया जो लिबर्टी में जिस तरह का क्राउड आता है। मैं ये कहना चाहती हूँ हम पहले से ज्यादा ताकत से निकलेंगे, लिहाजा होश के नाखून लें। और इस मुल्क का एक ही हल है इस वक्त, अगर ये चाहते हैं कि मुल्क को अनारकी से, इंतशार से बचाया जाए, वो है इलेक्शन। और उस इलेक्शन का तकाजा करना हमारा आईनी जमहूरी हक है, हम उसको एक्सरसाइज करेंगे। एक बात हम कह चुके हैं, हम दोबारा कह देते हैं कि हमने जान की बाजी कल लगाई, कितने इन्होंने जुल्म और जबर की दास्तानें कल रकम किए, लेकिन हम नहीं हिले।
हमारी खवातीन ने जो डी चौक में मुजाहरा किया, फैमिलीज, लोग बच्चों के साथ, लाहौर में जिस तरह से हमारे ऊपर जुल्म हुआ, हमने अपनी जगह नहीं छोड़ी। हमने इनको बता दिया है कि आप चाहे हमारे ऊपर सीधी गोलियां मारो, जो कि कल इन्होंने मारी हैं। इन्होंने जो शेलिंग की है, जो इन्होंने मारी है रबड़ की गोलियां, सीधी हमारे बच्चों की और हमारे मुंह के ऊपर मारी है। और 6 दिन के बाद भी अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, आप किसी आज़म के साथ निकलेंगे? हम इससे बड़े अज़म के साथ निकलेंगे, इससे बड़े सरप्राइज देंगे। और फिर मैं ये कहती हूँ कि फिर ये इंशाअल्लाह ताला ये वक्त फैसला करेगा। हम ये अपनी आखिरी जंग समझ के इसको लड़ेंगे। अगर हम बच गए तो हम फाते, नहीं तो इनको हमें मारना पड़ेगा। और 22 करोड़ लोगों को मेरा ख्याल है हम मिटा नहीं सकते, मार नहीं सकते। कितने लोगों को हम मारेंगे? मेजोरिटी इस वक्त क्या है, चंद खानदानों के अलावा बाकी 22 करोड़ अवाम का एक ही आवाज है, एक ही नारा है कि इलेक्शन कराएं, जो जिसका मैंडेट हो आएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये साजिशी, ये मीर जाफर, ये गद्दार अवाम के आगे एक्सपोज्ड है, वो इनको किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ठीक है डॉक्टर इरफान साहब, जिस तरह की सूरत हाल देख रहे हैं हम, शायद इसी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने भी पेशकश की है कि इलेक्शन के मामले पर PTI से बातचीत करने के लिए तैयार है, और हुकूमत के पास साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को देने के लिए क्या है? क्योंकि अभी तक की सूरत हाल में तो यही लग रहा है कि ये मामला कुछ लो और कुछ दो के मुताबिक ही हल हो सकेगा। देखिए, बात ये है कि हम जो है वो किसी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से अगर हमसे कोई डेट लेना चाहता है तो ये पहले भी 5 साल लगे रहे अर्ली इलेक्शन का, 2013 से 2018 126 दिन का धरना भी इन्होंने दिया, और तब भी हमने इनकी बात नहीं मानी, और हम अभी भी नहीं मानेंगे। मैं वादे तौर पे कह रहा हूँ। हाँ, अगर ऐवानों में आके बैठते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, तो कोई हम रास्ता निकाल सकते हैं जो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल हो। लेकिन उसमें ये नहीं हो सकता कि एक बंदा कह के जो मैं कह रहा हूँ वो बात मानी जाए, ऐसे कोई नहीं होगा। फिर जहाँ तक बात की गई है, शेलिंग की बार बार बात की जा रही है। इमरान खान साहब की अपनी तकारीर मौजूद है, जिसमें जब वो हुकूमत में थे तो वो ये फरमाते थे कि जी ये मुल्क का बड़ा नुकसान है इस तरह आना, और मुल्क में बड़ी अफरा तफरी फैलती है, इकॉनमी बैठ जाती है। ये भाषण जो है ये इन्होंने पिछले ये 4 साल चलाया है, जब भी इनके खिलाफ कोई जो है वो धरना या कोई मार्च हुई है। और अब जब डॉक्टर साहब आपकी बात काट रही हूँ, जिस तरह की सूरत हाल है, और हम सभी बात कर रहे हैं कि मईशत की सूरत हाल इस वक्त बहुत अबतर है, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए क्या हुकूमत के पास ये ऑप्शन है कि 6 दिन के अंदर अंदर मुतालबात मान लिए जाएं? इस पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ये कहा था कि मैं डी चौक में आके बैठ जाऊंगा, उठूंगा नहीं जब तक डेट नहीं मिलेगी, जब तक हुकूमत जो है वो असेंबलियां नहीं तोड़ेगी। तो इन्होंने कहा कि 22 करोड़ लोग मेरे साथ हैं, 30 लाख बंदा लेके आऊंगा। सुबह 5000 बंदा भी नहीं था इनके साथ जब ये इस्लामाबाद में एंटर हुए। तो भाई 5000 बंदा तो फिर हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक MNA भी ला सकता है। इस तरह तो फिर हर बंदा ही 5-5 हज़ार बंदे लाते जाओ तो इलेक्शन और धरने करके या कहते हैं असेंबलियां तोड़वाते जाओ, ऐसे तो नहीं होगा ना। और जहाँ तक बात रहेगी शेलिंग की, मैं ये बस याद दिलाना चाहता हूँ कि जब इमरान, अभी टीचर्स जो है कुछ अर्सा पहले, 1.5-2 महीने पुरानी बात है, उन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया, जितनी शेलिंग इन्होंने की किसी ने भी नहीं की। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था कि आपको H9 के ग्राउंड के अंदर इजाजत थी, आप वहां पे चले जाते। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये तो माना, हमने भी माना, या कहते हैं कि रास्ते खोल दिए, लेकिन इन्होंने उसके बाद जो है वो बजाय इसके कि ये उस ग्राउंड में जाते H9 वाले, ये डी चौक की तरफ आना शुरू हो गए। तो रेड जोन के इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वहां पे कोई भी नहीं आ सकता। और जितने धरने और जितनी मार्चेज हुई है, कोई एक भी PTI के दौर में डी चौक में नहीं हुई, कोई परेड ग्राउंड में हुई है या कोई H9 वाले उसमें हुई है। तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये अनोखे लाडले हैं, ये इनकी हुकूमत में तो कोई ना करे, मगर जब ये ऑपोजिशन में जाए तो ये जाके जहाँ मर्जी करते फिरे। और फिर मुझे दूसरा ये भी थोड़ा सा अफसोस होता है कि जो PTI के वर्कर जिनको इन्होंने कहा डी चौक में जाओ, डी चौक में जाओ, वो बेचारे सारी रात वहाँ पे आंसू गैस खाते रहे, और ये जो है जिन्ना एवेन्यू से वापस भाग गए। ये कैसा लीडर हुआ भाई? तुमने आवाम को मरवा दिया और खुद तुम भाग गए। और जो ये कह रही है जो हमारी PTI की बहन है कि जी वो जो रावी में गिरा है, भाई वो रावी में जो है वो तो उधर तो पुलिस ही नहीं थी। और इमरान खान साहब को चाहिए कि जाएं उसके घर, कम से कम उनके घर वालों के साथ तो बैठे जाके। चलो ठीक हो गया, इस तरह की तो और भी बहुत सी बातें निकलेंगी। इम्तियाज गुल साहब, आपकी नज़र में इस सारी सूरत हाल का खुश असलूबी के साथ हल कैसे निकल सकता है? ये सारा मामला फाहम तफहीम के साथ कैसे हल हो सकता है? तो देखिए, जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से जो मुतालबात आ रहे हैं, उसमें कोई भी सियासी जमात
जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा करें। और दूसरी तरफ मसला ये है कि अगर इजाफा नहीं होता तो IMF की तरफ से पैसे नहीं मिलते हैं। IMF की तरफ से पैसे नहीं मिलेंगे तो गालिबन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जो उन्होंने पैसे देने का वादा कर रखा है, रोल ओवर करना है उन्होंने अपने, उनके कुछ पैसे हमारे रिजर्व में पड़े हुए हैं, वो भी नहीं करेंगे। तो बहुत बुरी तरह मौजूदा हुकूमत फंसी हुई है। और उसमें शायद कैलकुलेशन ये थी इस साल फरवरी में गुज़िश्ता हुकूमत की कि वो जब रूस से वापस आए थे, वहाँ पे जो मुज़ाकरात हुए, उनका ये ख्याल था कि हम रूस से 30% सस्ता तेल लेंगे, और चूँकि हमारी माहाना तेल और तेल की कम से कम दरामदाद जो है वो 1.23 अरब डॉलर के बराबर होती हैं। और अगर मार्च में या अप्रैल में उनके साथ मुआहदा हो जाता रूस के साथ, तो उसमें कम से कम पाकिस्तान को कम से कम $350 मिलियन माहाना की बचत होनी थी। तो गालिबन ये कैलकुलेशन थी गुज़िश्ता हुकूमत की, लेकिन चूँकि यहाँ पे लोगों को बड़ी जल्दी थी अदम एतमाद के वोट लाने की, और उसके बाद फिर चूँकि 2 मार्च और अप्रैल का पूरा महीना और मई का भी तकरीबन ज़्यादातर महीना गुजर गया है, और वो इसी अदम एतमाद के साथ जुड़े हुए वाक़यात थे। और उसमें आप देखिए कि पाकिस्तान पे अब इतना वज़न इकट्ठा हो गया है कि अब अगर तेल की कीमतें बढ़ाते हैं तो बदनाम, तेल की कीमतें नहीं बढ़ाते तो फिर भी कर्जा नहीं मिलेगा, माली वसाइल नहीं मिलेंगे। तो इस खुशउस्लूबी, मेरा ख्याल है इसमें वाहिद रास्ता यही कि जो बेयकीनी फैल गई है इस हुकूमत के हवाले से, इसकी अब क्रेडिबिलिटी बहैसियत मजमूई इस निज़ाम की क्रेडिबिलिटी नहीं है, और इसकी वजह से मार्केट में बेयकीनी और अदम एतमाद बहुत ज़्यादा है। तो उसका वाहिद हल यही है कि फौरी तौर पे इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, तारीख दे दी जाए, क्योंकि जब तारीख दे दी जाएगी तो फिर टाइमलाइन सबको पता होता है, इन्वेस्टर को भी, जितने लोग होते हैं मार्केट को भी पता है कि इस तारीख को इंतखाबात होने, उस हिसाब से वो अपने फैसले करते हैं। तो वाहिद तरीका मेरा ख्याल है कि यही है। ठीक है सलमान आबिद साहब, अगर इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन के नताइज में नई गवर्नमेंट आ जाती है तो क्या फिर सारे जो मामलात हैं, जो सूरत हाल है मईशत की, ये बेहतर हो जाएगी? हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त जो डेडलॉक है ये इसी तरह से जारी रहेगा, इसकी सूरत हाल मजीद अबतर होगी, या हम देखेंगे कि कोई ना कोई मामला तय हो सकता है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन इस पोजीशन में है कि वो एक बड़े सियासी डेडलॉक को तोड़ सकें। इसीलिए कल चीफ जस्टिस साहब ने एक सालसी की बात की थी, फिर हमारे यहाँ बहुत से लोग इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। अब आप देखिए ना, ये जो सारी तब्दीली हुई है सियासी हुकूमत की, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो अपने मतलूबा नताइज नहीं दे सका, जिसकी बुनियाद पे ख्याल था कि सारा निज़ाम एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। ये तो सारा तितर बितर हो गया ना। अब वो लोग जिन्होंने हुकूमत को यानी कि ख़त्म किया है, यानी जो आज की हुकूमत है, इन लोगों ने जब अपोजिशन में थे तो उनका ख्याल था कि हम हुकूमत गिराकर ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। अब सूरत हाल ये है कि वो बड़े सख्त फैसले जो अभी इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे थे इकनॉमिकली वो लेने की पोजीशन में नहीं है, और वो नहीं ले पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे क्योंकि हम पे हमारी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी और अब आवाम का जो रिएक्शन आएगा वो हमारे अगेंस्ट आ जाएगा। तो ये सारा खेल जो है जो इस वक्त लगा वो तो एक बंद गली में चला गया ना। अब आप देखिए ना हो क्या रहा है, हमारे यहाँ चाहे वो हुकूमत हो और अपोजिशन हो, सब सहारे ढूंढ रहे हैं, खुद फैसले करने की पोजीशन में नहीं आते। वो सारे, कोई जाता है अपना सुप्रीम कोर्ट में, कोई जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, पंजाब का सारा मुकदमा अदालतों के अंदर पड़ा हुआ है। अच्छा, अब सब जाके अदालतों के ऊपर कंधों पे बंदूक रखते हैं कि जी हमारे हक में फैसला दे दें, फैसला उनके हक में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो नहीं। आज आप देखिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस्तदा को मुस्तरद किया हुकूमत की, तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था हुकूमत के और बहुत से लोगों, जर्नलिस्टों के, वो सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। ये एक अजीब मखमसा बन गया है कि फैसला हक में आए तो ठीक है, अगर फैसला खिलाफ आए तो हम उन अदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग अदालतों की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि जी आप कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें, ये तो आपस में रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर सियासतदानों ने अपने फैसले खुद नहीं करने, हुकूमत या अपोजिशन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, अगर उन्होंने अपने फैसले खुद नहीं करने और ये फैसले किसी और ने करने हैं, तो फिर आप किस खेत की मूली हैं? फिर आप क्यों आए हैं यहाँ पे सारे सिस्टम के अंदर? अगर आपने फैसले उनसे करवाने हैं तो फिर उनको करने दें। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अब इस वक्त जो वे आउट है, ये जो अभी इम्तियाज गुल साहब ने की है कि देखिए अब हालात एक ऐसी नहज पे पहुंच चुके हैं, और ये कोई ये नहीं कि इलेक्शन कराने के बाद आपकी इकोनॉमी बहुत शानदार तरीके से ठीक हो जाएगी, लेकिन एक स्टेबिलिटी का मैप तो, रोड मैप तो आएगा ना कि ये हुकूमत है जिसके पास 5 बरस का मैंडेट है, IMF भी उनसे बात करेगा, बाकी लोग भी बात करेंगे, बाकी मालियाती इदारे भी आ जाएंगे, तो कोई एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म जो इकोनॉमिक है वो दिखाई देंगे। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा।
Election Amendment Bill 2022 be passed. समुंदर पार पाकिस्तानियों का राइट ऑफ वोट ना लिया गया, ना लिया जा रहा है, ना लिया जाएगा। ईवीएम मशीन्स के बारे में भी ये अर्ज करूंगा कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हैं। हम चाहते हैं सिस्टम में इंप्रूवमेंट आए। जब आरटीएस बैठ सकता है, वो रिजल्ट्स जो हैं वो धुएं और धुंध में गायब हो सकते हैं और फिर उसके बाद एक खबर आती है कि फलां जमात इतने ले गई और फलां को सिर्फ ये मिला। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन हक बजानिब है कि वो अपना दामन साफ रखने के लिए इलेक्शन को उस तरीके से कराए जिस तरीके से उनकी दानिश में इलेक्शन शफाफ यानी ट्रांसपेरेंट और आज़ाद होता हुआ नजर आए। लॉन्ग मार्च के बाद हुकूमत फौरी एक्शन में आ गई और कानून साजी का अमल शुरू कर दिया। आज हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 और नैब ऑर्डिनेंस में बड़ी तब्दीलियां कर दी हैं। इसी से मुतालिक सवाल कि इलेक्शन एक्ट और नैब ऑर्डिनेंस से मुतालिक तरमीम पर कानून साजी क्या हुकूमत के आने का मकसद पूरा हो गया? डॉक्टर अफनान साहब, सबसे पहले आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगी मैं इस पर। देखिए, इसके अंदर जो मेन चीज़ है, जो ईवीएम वाला मामला है, वो इसलिए कंट्रोवर्शियल था क्योंकि जब ये आया था बिल तो तभी इसके ऊपर जो अपोजिशन है वो ऑन बोर्ड नहीं थी। हालांकि अगर आप देखें 2017 का इलेक्शन एक्ट जो है वो जब हम लेके आए थे तो हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई को ऑन बोर्ड किया था। तो इसलिए हमने जो है इसको, और आई वोटिंग के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो पिछली हुकूमत है उसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी थी, उन्होंने एक ऑडिट कराया जो आई वोटिंग सिस्टम है उसका, एक स्पेनिश फॉर्म है मिनसेट से, और उसका जो रिपोर्ट है वो अवेलेबल है, वो आप पढ़ लें। उसमें लिखा हुआ है कि ये सिस्टम हैक भी हो सकता है, इससे रिजल्ट भी तब्दील किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजों को सामने रखते हुए ये दोनों सिस्टम जो है हमने इसलिए इनको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो नैब ऑर्डिनेंस में जो तरमीम की गई है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, नैब ने एक पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप कर ली थी जिसके अंदर वो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, हर किसी को वो हरास कर रहे थे क्योंकि उनका कानून इस तरह का था कि 90 दिन तो बेल भी नहीं होगी, 90 दिन के लिए किसी को भी आप उठा सकते हैं। फिर ये कि मतलब कि ये नहीं था कि उनका कोई मतलब कि दायरा बनाया हुआ, तो वो कहीं पे कभी वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी जो थी वो नैब के डर से कोई काम ही नहीं करती थी। तो वो हमने उसको कर्टेल करके इसलिए क्योंकि वरना मुल्क का निजाम नहीं चल रहा था। तो वो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने किया है। जहाँ तक जो है वो इलेक्शन वाला जो वैसे लॉ है, अगर इसके अंदर कोई चीज़ें लाना चाहती है कोई पीटीआई या कोई भी, तो वो पार्लियामानी अफेयर की कमेटी है, उसके अंदर जो है वो अपने तजावीज़ात लेके आए, हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया। कभी आप बात करने को तैयार नहीं, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार नहीं, तो मामला हल कैसे होंगे? मुसर्रत साहिबा, जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो तब यही बातें की जा रही थी, नैब ऑर्डिनेंस से मुतालिक, ईवीएम के मुतालिक, ई वोटिंग की तरमीम के मुतालिक के बिल पास हो गए। आपको क्या लगता है कि जिस मकसद के लिए आए थे ये मकसद पूरा हो गया इनका? हाँ नबीला, बिल्कुल इनका मकसद पूरा हो गया। ये अपने केसेस ख़त्म कराने आए थे और उसके बाद ये रिकॉर्ड को आग लगाने आए थे और उसके बाद मुल्क का बेड़ा गर्क करने आए थे। वो माशाल्लाह इनकी जो स्पीड है उसमें मैं शहबाज स्पीड को अप्रिशिएट करूंगी कि बड़ी 40 दिनों में माशाल्लाह से सवा सत्यानाश कर दिया। और शायद हम जो साजिश को सिर्फ रिजीम चेंज तक महदूद करके बैठे हुए हैं, तो शायद इनको ये भी टारगेट मिला हो अमेरिका बहादुर या पता नहीं कहाँ से कि भाई मुल्क को जो कल जंग के हालात आपने देखे, जो पुरअमन शहरियों के ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद किया, कोई किसी मुल्क के अंदर ऐसे आपने होता देखा? प्रोटेस्ट तो पूरी दुनिया में होते हैं, जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे, इन्होंने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। तो जो ये करने आए थे वो कर लिया। वो बीच में शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने इनको थोड़ा सा रोका, जिस तरह से माशाल्लाह से ट्रांसफर पोस्टिंग इन्होंने करनी शुरू कर दी थी और रिकॉर्ड गायब करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने अपने अहदाफ कंप्लीट कर लिए हैं, इतने ही इनके अहदाफ थे। आगे आप देखिए अगले 6 दिनों में क्या होता है। वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, हम ये है कि सलमान साहब अपना जो वक्त कम है, मुशर्रफ साहिबा मेरे पास करेंगे, वक्त कम है, इंतहाई माजरत के साथ। सलमान साहब, तरमीम तो हो गई है, इस्लाहात तो सामने आ रही हैं, इस पर अमल दरामद कब देखेंगे? मुख्तसर देखिए, बड़ा मुख्तसर से बात है। यही इस वक्त एजेंडा था जो आज की हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातों का, और ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो बात करते थे इसमें यही 2 नुक्ते थे जिसके ऊपर आज काम हुआ है। और इसी तरीके से नैब के हवाले से भी उनकी जितनी भी रिजर्वेशन थी पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कर लिया है। लगता यह है कि उनको अंदाज़ा हो गया है कि अब हमें जल्दी जल्दी कुछ फैसले करने हैं, अगर हमें आगे इलेक्शन की तरफ जाना है। तो आज उन्होंने इसके ऊपर अपना काम करके दिखा दिया है। अब देखते हैं कि इसके आगे नताइज क्या आते हैं, क्योंकि अब तो अगली उसमें चलेगी। लेकिन सवाल यही है कि जो उन्होंने करना था, मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के पास जो आपकी प्रायोरिटी थी उसको उन्होंने वक्ती तौर पर इसको रिजॉल्व
कर दूँ। आज के एक्सपर्ट का वक्त खत्म हुआ। आपकी फीडबैक का रहेगा इंतजार। दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।